नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उन्नाव जिले में 570 करोड़ से अधिक लागत वाले 101 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विकास को गति देने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता को समर्पित किया गया। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जनपद उन्नाव के उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, उन्नाव के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला जी, माननीय विधायक गण श्री अनिल सिंह जी, श्री श्रीकांत कटियार जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्री बंबालाल दिवाकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित उन्नाव जनपद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और सई की इस पावन धारा से अभिसिंचित माता चंद्रिका देवी, भगवान सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर परिहर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल, जानकी कुंड का पवित्र स्थल, बौद्धकालीन सचान कोट, कोसरी देवी मंदिर जैसे पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की पावन धरा उन्नाव को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए और भारत की अस्मिता पर जब भी संकट आया है, उस संकट से उभारने के लिए, देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए राजा रामराव बख्श सिंह जी, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को खाड़ने के लिए जो अपना बलिदान दिया, उन सभी की स्मृतियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा उन्नाव जनपद साहित्यकारों की पावन धरा भी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा
पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी, बाबू भक्तिचरण वर्मा जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जैसे साहित्यकारों के साथ ही विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष दीक्षित जी की भी तो, हृदय नारायण दीक्षित जी की भी तो पावन धरा उन्नाव ही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इतनी पावन और समृद्ध आध्यात्मिक साहित्यिक क्रांति की धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सबको आज जब यहां पर आया हूं तो 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद जी को, दोनों विधानसभाओं के लोकप्रिय विधायकों को, उन्नाव जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी पदाधिकारियों को विकास में रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे उन्नाव जनपद वासियों को मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने पिछली बार आकर के कहा था यहां पर, जब यहां की पीड़ा थी, स्वामी जी ने जब कहा था कि एक और लखनऊ दूसरी ओर कानपुर, उन्नाव बीच में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तब मैंने कहा था कि उपेक्षित नहीं होगा। विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी, उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है। उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। कानपुर के लिए भी अब लखनऊ से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और उन्नाव की कानपुर की कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिजेज की जो मांग की गई थी, हमने कहा जितना चाहिए देंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे, उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। आज वह भी आपको यहां पे प्राप्त हुआ है और आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी और गंगा एक्सप्रेसवे पर यहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहां के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी।
अकेला भारत है जो इन दोनों चुनौतियों का बखूबी सामना किया, अन्यथा इस समस्या को देने वाला अमेरिका स्वयं महंगाई से त्रस्त है। कई गुना वहां महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन भारत के अंदर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। आस्था का भी सम्मान हो रहा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देश की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे करके भारत की ताकत का एहसास करवाया जा रहा है। समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक अन्नदाता किसान है, एक महिलाओं की है और एक युवाओं की है। और इन सब को ध्यान में रख करके योजनाएं बन रही हैं। नौजवान के लिए रोजगार, किसान, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आए और शासन की योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी गरिमा की, सम्मान की रक्षा करने के साथ ही नारी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम बखूबी संचालित हो रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए योजनाएं कैसे चलनी है, आज आप देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए किसी भी गरीब को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं होती है। अधिकारी उसके घर में जाकर के बताते हैं कि आपका चयन हुआ है, आपको ये स्वीकृति दी जा रही है। पहले गरीब थक जाता था, लेकिन उसको शौचालय तो मिलता ही नहीं था, उसको आवास मिलने की बात भी नहीं थी, पैसा दे करके, घूस दे करके भी नहीं मिलता था। आज बिना सिफारिश के उसका आवास उसको मिल जाता है, बिना सिफारिश के रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाता है। कानपुर जिले में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 और किसान सम्मान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि तकनीकों से जोड़ना रहा। इस अवसर पर किसानों को प्राकृतिक और खेती के लाभ और लागत में कमी और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में खेती को लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर खास जोर दिया गया। प्राकृतिक खेती पर आयोजित आज के इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठतम सहयोगी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा को जिन्होंने एक नई ऊंचाई दी है, ऐसे कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रभारी मंत्री कानपुर श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग और वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, राज्य मंत्री कृषि सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी,
महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, विधान परिषद सदस्य श्री सलील बिश्नोई जी, अरुण पाठक जी, राज बहादुर सिंह जी, मान्य विधायक गण महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, सुरेंद्र मैथानी जी, नीलमा कटियार जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान जी, माननीय विधायक श्रीमती सरोज कुरील जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, कानपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्री उपेंद्र पासवान जी, कानपुर उत्तर के अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र कुमार जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी, कानपुर दक्षिण के अध्यक्ष श्री शिवराम सिंह जी, हमारे प्रगतिशील कृषक श्री भारत भूषण त्यागी जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी और उपस्थित हमारे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस प्राकृतिक खेती कार्यशाला के लिए कृषि विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सहभागी बने हुए सभी अन्य संबंधित संगठनों और पक्षों को हृदय से धन्यवाद देते हुए देश के अंदर सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं और उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत आस्था, अर्थव्यवस्था के सुशासन और समृद्धि के नित नए प्रतिमान को स्थापित करे, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, गत 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो आज बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत को भी, अपने विकास को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत के पास पहले सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उस सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था, उसका अभाव था। याद करिए, भारत आज से 2000 वर्ष पहले भारत की प्रगति की जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले आक्रांताओं और मुगलों के लूटपाट के बावजूद भी भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 24% तक थी। लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने नौजवानों पर और आधी आबादी के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे,
तब तक भारत समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। जब हमने नकल करना प्रारंभ कर दिया, विदेशियों की नकल करना प्रारंभ कर दिया, तो हम लगातार पिछड़ते गए, पिछड़ते गए, पिछड़ते गए। और जो कभी भारत दुनिया में धन धान्य के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वही भारत विपन्न होते होते जब ये देश आजाद हुआ, तब भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। आप सोचो ना, दुनिया की हर 18-19 व्यक्ति, 100 में से 18-19 व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, लेकिन हिस्सेदारी हमारी मात्र 2% रह गई। तो हमें विपन्न होना ही होना था, गरीब होना ही होना था। और आज आपने देखा होगा 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास हुआ, अपने लोगों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास हुआ, अपने युवाओं की शक्ति पर विश्वास हुआ, नारी गरिमा और उसकी शक्ति पर विश्वास हुआ, अपने व्यापारियों पर विश्वास हुआ, वही भारत आज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब भारत दुनिया की 4वीं 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया का। अब भारत बीमारू नहीं है, विकसित बनने की दिशा में तेजी के साथ दौड़ने वाला भारत है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, अन्नदाता समृद्ध होगा कब? कौन कारक थे जिसने हमारे अन्नदाता किसानों को इतनी समृद्ध भूमि होने, इतना जल संसाधन होने के बावजूद भी विपन्न बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वे कौन से कारक थे? आप मुझे बताइए। आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आप खरीद रहे हैं सामान को 5 रुपये में, और आपको उसका दाम, कोई बोले मार्केट में उसका दाम आपको मिले मात्र 4.25 रुपये या 5 ही रुपये भी मिल गया, तो क्या आप लाभांश में रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर 4.25 मिला तो घर से लगाना पड़ेगा, 5 भी मिला तो आपकी अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत कहां गई? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन उठाएगा? जहां आपने अपना प्रतिष्ठान खोला है वहां का खर्चा कौन उठाएगा? स्वाभाविक रूप से आप घाटे पे रहेंगे। आपको मुनाफा कमाने के लिए क्या करना होता है? अगर 5 रुपये में आपने सामान खरीदा है तो उसके साथ आप जोड़ते हैं अपनी मेहनत को, उसके साथ जोड़ते हैं आप दुकान की कीमत को या प्रतिष्ठान की किराए को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, और फिर जो लागत आती है तब उसने 6 रुपये आता है, आपने 10% और बढ़ा करके आपने उसकी लागत बना करके बेचा, तो आप लाभ में भी रहेंगे और व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। खेती के लिए भी यही नियम लागू होता है। क्यों 14 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था? क्योंकि लागत ज्यादा थी और उत्पादन कम होता था और उससे कम पैसा किसान को मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा लागत का मिनिमम 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले, 1.5 गुना दाम, सारा खर्चा निकल सके उसका, सम विषम परिस्थितियों में वह उस कार्य को आगे बढ़ा सके।
ये देने की गारंटी आजाद भारत में किसी ने की है? मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। परिणाम है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, 14 के बाद उस पर विराम लगा जब पहली बार आपने देखा होगा सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता की स्वास्थ्य का परीक्षण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।